नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के जरिए हम समझेंगे कि कैसे भारतीय बैंकिंग उद्योग ने कागजों और लंबी लाइनों वाले मैनुअल काउंटरों से निकलकर हमारी उंगलियों पर मौजूद स्मार्टफोन तक का सफर तय किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन यानी हमारा बैंकिंग सिस्टम इतनी तेजी से कैसे बदल गया। अब इस डिजिटल क्रांति को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाकर इसके बेसिक्स को देखना होगा कि असल में एक बैंक करता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक एक मध्यस्थ या मिडिलमैन का काम करता है। इसका मेन काम है लोगों की बचत को जमा करना और जिन्हें जरूरत है उन्हें लोन देना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बैंक कुछ बहुत ही जरूरी सेकेंडरी सुविधाएं भी देते हैं, जैसे आपके कीमती सामान के लिए लॉकर, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन या फिर व्यापार के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना। अब इसी में एक दिलचस्प फर्क आता है लोन और एडवांस के बीच का। ध्यान दीजिएगा, जब किसी को लंबे समय की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मुश्त पैसा चाहिए होता है तो बैंक लोन देते हैं, लेकिन रोजमर्रा के छोटे मोटे बिजनेस खर्चों को तुरंत पूरा करने के लिए जो छोटी अवधि का क्रेडिट मिलता है उसे हम एडवांस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और इस विशाल इकोसिस्टम को चलाता कौन है। और यही एंट्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सोर्स मटेरियल इसे कमर्शियल बैंकों के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ही वो अथॉरिटी है जो देश की मुद्रा और मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। अगर हम भारत में काम कर रहे कमर्शियल बैंकों की वैरायटी देखें तो ये सच में बहुत विशाल है। इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ सरकारी समर्थन वाले बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स। और तो और मार्च 2013 के डेटा के मुताबिक भारत में विदेशी बैंकों की भी 47 स्थानीय शाखाएं काम कर रही थी। लेकिन क्या सिर्फ इतने बैंक काफी थे? बिल्कुल नहीं। इस टाइमलाइन को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि 80 और 90 के दशक में कुछ खास सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए स्पेशल बैंक बनाए गए, जैसे नाबार्ड, जिसे श्री वी शिवरमन के विजन से बनाया गया था ताकि सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जा सके। अब इन पारंपरिक बैंकों के अलावा भी हमारे फाइनेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो काफी सारा पैसा हैंडल करता है। हम बात कर रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी एनबीएफसी की। हमारा सोर्स स्पष्ट करता है कि आरबीआई इन पर भी कड़ी नजर रखता है, खासकर उन एनबीएफसी पर जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे पूरे वित्तीय सिस्टम की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इनमें और आम बैंकों में एक बहुत बड़ा फर्क है। एनबीएफसी लोन तो देते हैं और निवेश भी करते हैं, लेकिन वे आम बैंकों की तरह आपसे डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते और नहीं चेक जारी कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो उन्हें कोर पेमेंट सिस्टम से पूरी तरह बाहर रखा गया है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं, वो वक्त जब ईट गारे की ब्रांच और भारी भरकम रजिस्टरों की कार्यप्रणाली में एक जबरदस्त तकनीकी बदलाव आया। टेक्स्ट से लिया गया ये कोट उस सटीक पल को बयां करता है जब इंसान या मैनुअल टेलर काउंटर की जगह धीरे धीरे ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम ने ले ली। ये वो पल था जिसने ग्राहकों के बैंकिंग के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ये क्रमिक विकास वाकई हैरत अंगेज था। पहले बैंकों ने अपने बैक ऑफिस से मोटे मोटे लेजर हटाकर कंप्यूटर लगाए, फिर एटीएम आए जिससे हम 24 घंटे 7 दिन पैसे निकाल सकते थे, और उसके बाद तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स ने रोजमर्रा की शॉपिंग में कैश की लगभग छुट्टी ही कर दी। पर असली क्रांति अभी बाकी थी, एक ऐसी छलांग जिसने बैंकिंग को बैंक की बिल्डिंग से पूरी तरह आजाद कर दिया। इंटरनेट की पहुंच बढ़ते ही नेट बैंकिंग शुरू हुई। फिर बैंकों ने देखा कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए फोन बैंकिंग और एसएमएस के जरिए लेन देन शुरू हुआ, और पलक झपकते ही बड़े बड़े ट्रांसफर आपकी हथेली में मौजूद फोन से होने लगे। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ IMPS यानी इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। इसने फाइनेंस की पहुंच को हर आम इंसान तक पहुंचा दिया, साबित कर दिया कि बेहतरीन डिजिटल बैंकिंग के लिए हर बार इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस एक साधारण सेलफोन से भी बिना रुके पैसे भेजे जा सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, पैसे उधार देने का वो पुराना रिस्क तो हमेशा एक बड़ी चुनौती बना ही रहता है।
डिजिटल ट्रांसफर भले ही 1 सेकंड में हो जाए, लेकिन अगर कोई अपना लोन नहीं चुका पाता तो वो खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बन जाता है। आम बोलचाल में कहें तो डूबा हुआ कर्ज, जो पूरे सिस्टम पर एक बहुत भारी बोझ डालता है। इसीलिए दुनिया भर के मानकों के साथ चलने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इंडस्ट्री ने इन सख्त 90 दिन के ओवरड्यू नियमों को अपनाया। इसका एक ही मकसद था, खराब लोन या बैड डेट्स की बिल्कुल सटीक और स्पष्ट पहचान करना। पर सिर्फ पहचान करना काफी नहीं था। जब बड़े बड़े डिफॉल्टर्स कर्ज वसूली वाले ट्रिब्यूनल्स को दीवानी अदालतों में उलझाने लगे तो कानूनी सख्ती की जरूरत पड़ी। तब सरकार ने सरफेसी कानून लागू किया। इस सख्त कानून ने बैंकों को ये ताकत दी कि वे कोर्ट के चक्कर काटे बिना सीधे डिफॉल्टर की सुरक्षित संपत्ति को जब्त कर सकें। आप देख सकते हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, विदेशी और कोऑपरेटिव बैंकों का ये इकोसिस्टम कितना विशाल है। जून 2011 के आंकड़ों के अनुसार इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में 161 सदस्य एकजुट खड़े हैं ताकि वे इन एनपीए जैसी चुनौतियों और नई डिजिटल तकनीकों का मिलकर सामना कर सकें। तो दोस्तों, मैनुअल काउंटर से लेकर डिजिटल इकोसिस्टम तक का ये सफर सच में कमाल का रहा है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे तकनीक एटीएम से बढ़कर इंस्टेंट मोबाइल ट्रांसफर तक पहुंच गई है, क्या भविष्य में पारंपरिक बैंकिंग ही हमारे वित्तीय ढांचे का मूल बनी रहेगी, या फिर ये डिजिटल इनोवेशन पैसे और बैंकिंग के सारे पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे? सोचिएगा जरूर। आज केस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत